नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके लिए एक और बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उन सभी को हमने एक पॉइंट टू पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया है। इसमें हमारी पूरी टीम है जिसमें कई टीचर हैं जो बोर्ड के एग्जाम चेक करते हैं। उन सब ने मिलकर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार कर लिया है। वीडियो बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए और वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और गाइड और रिफ्रेशर की नीड ही ना हो, क्योंकि इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार करके देना जो आपके 10th लेवल पे तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ही। अगर आप उसको कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। थर्ड, आप पूरे चैप्टर को एक सिस्टमैटिक तौर पर पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करोगे तो एक फ्लो में पढ़ने से क्या होगा कि आपको विज्ञान समझ में आएगा, आपको साइंस की जो ब्यूटी है वो समझ में आएगी, आपको रटने की नीड नहीं होगी। एंड फोर्थ, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है या एक्टिविटी है उन सबको भी हमने इंक्लूड कर लिया है इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, एक खूबसूरत सफर पर एक ब्यूटीफुल बहुत छोटे से चैप्टर के साथ चैप्टर 15 आर एनवायरमेंट। यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और पूरे नोट्स में मार्किंग स्कीम का भी ध्यान रखा गया है। उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो आंसर शीट में लिखा हुआ आता है। एनसीईआरटी बेस्ड जो आंसर होना चाहिए ताकि आपके कोई भी मार्क्स ना कटे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट होता क्या है, आप उसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि एनवायरमेंट की डेफिनेशन होती क्या है। एवरीथिंग दैट सराउंड अस, वो सभी चीजें जो हमें चारों तरफ से घेरती है। सराउंड अस, सराउंड अस का मतलब है जो हमारे चारों तरफ है। एवरीथिंग दैट सराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ की हर एक चीजें हैं, इज एनवायरमेंट। उसी को एनवायरमेंट कहा जाता है। हिंदी में इसको पर्यावरण कहते हैं। और अगर आप पर्यावरण को डिफाइन करोगे ना तो इसका मतलब यही निकल जाता है, पर्या और आवरण। पर्या होता है चारों ओर और आवरण मतलब घेरना। तो हर एक वो चीज जो हमें चारों तरफ से घेरती है उसको पर्यावरण यानी एनवायरमेंट कहते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है एवरीथिंग दैट सराउंड अस, वो सभी चीजें जो हमारी चारों तरफ है, इज एनवायरमेंट। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या इंक्लूड्स होता है, बोथ लिविंग, लिविंग को हम बायोटिक बोलते हैं, एंड नॉन लिविंग जिसको हम अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो एनवायरमेंट के अंदर दोनों चीज आती है, लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। तो जितने भी आपके चारों ओर लिविंग थिंग्स हो या आपके चारों ओर नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों मिलकर एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, एनवायरमेंट बनाते हैं। साइंस में लिविंग थिंग को बायोटिक कंपाउंड्स बोला जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो एवरीथिंग जो हमारे चारों तरफ है वो एनवायरमेंट है और इसके अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों चीज इंक्लूड होती है। सेकेंड पॉइंट आता है, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, आप उसे डिफाइन कैसे करोगे, उसका मीनिंग क्या लिखोगे। तो एज पर द मार्किंग स्कीम आपको आंसर लिखना है, इंट्रैक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अभी आपने पढ़ा था ना बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, रिलेशन बनता है, फॉर्म एन इकोसिस्टम। यही मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम, वो दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉरेस्ट को देखो तो फॉरेस्ट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो वहां पे एनिमल्स हैं वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन उनको जिंदा रहने के लिए सॉइल की नीड होगी, वाटर की नीड होगी, एयर की नीड होगी। तो वो सब अबायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों मिलकर रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अगर आपके एनसीईआरटी बेस हम देखें तो मेजरली इकोसिस्टम के 2 टाइप होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करोगे तो बहुत बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ऑन, ऐसे इकोसिस्टम जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करता है, मतलब आपने उसमें कोई योगदान नहीं करा, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। जैसे फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट नेचर में अपने आप बना है, आपने या किसी ह्यूमन ने फॉरेस्ट को क्रिएट नहीं करा। लेक्स की बात करें, ओशियन की बात करें, तो दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम। ये नेचुरल इकोसिस्टम है क्योंकि नेचर ने इसे खुद बनाया है। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ऑन, ऐसा इकोसिस्टम जो एग्जिस्ट करता है नेचर में अपने आप, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट की बात करो, लेक्स की बात करो, ओशियन की बात करो, तो दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर में अपने आप बने हैं। सेकेंड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसे ह्यूमन ने बनाया है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, मैन मेड इकोसिस्टम, मनुष्य द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो ह्यूमन ने, कुछ ऐसे इकोसिस्टम है जो ह्यूमन ने खुद क्रिएट करा है, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आप कहोगे ह्यूमन ने कौन सी इकोसिस्टम बनाया, तो क्रॉप फील्ड, जो फसल के मैदान होते हैं, जो क्रॉप फील्ड होता है वो ह्यूमन ने बनाया है। जो फसल उगाया है वो इंसानों ने उगाया है। तो जो क्रॉप फील्ड है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम, ये आपकी बुक में एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी 15.1 मैं दिखाता हूं आपको। एक्टिविटी 15.1 ये रहा, एक्टिविटी 15.1 एक्वेरियम, इसके बारे में दिया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था ना, हमने हर चीज को कवर किया है, कोशिश की है कि एक भी टॉपिक आपका कोई छूटे ना। तो एक्वेरियम जो होता है बच्चों, वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है क्योंकि मैनमेड है। और गार्डन, जो बगीचे होते हैं जो इंसान बनाते हैं, अपने घर के आगे बनाते हैं, यार्ड में बनाते हैं, तो ये जो है ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने अपने आप बनाए हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैनमेड है। नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल है फॉरेस्ट, लेक्स, ओशियन। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम और गार्डन। एग्जांपल पे ज्यादा ध्यान देना। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स में डिफरेंस होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स आप ये लिखोगे, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बट अगर कंपोनेंट्स आए ना एग्जाम में, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, सो देयर आर मेजरली टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड अबायोटिक, ये दो प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। जो अभी मैंने आपको बताया भी था, बायोटिक में आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, अबायोटिक का तो कोई टाइप हो नहीं सकता क्योंकि वो अबायोटिक है, नॉन लिविंग है। तो अबायोटिक का कोई टाइप नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग है। बट बायोटिक कंपोनेंट्स को भी तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। बायोटिक में सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर के बाद आता है बच्चों डीकंपोजर्स। सो दे आर थ्री मेजर कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के भी तीन कैटेगरी होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। क्लियर हो गया। अबायोटिक कंपोनेंट्स का कोई टाइप नहीं होता। बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। क्लियर हो गया। नाउ अब कंज्यूमर जो आप पढ़ रहे हो, इसके भी मेजरली चार टाइप होते हैं, चार कैटेगरी होती है। कंज्यूमर को भी चार पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट हार्बीवोरस, सेकेंड कार्निवोरस, थर्ड ओमनिवोरस एंड फोर्थ पैरासाइट्स। तो ये सब आपने पढ़ रखा है। हार्बीवोरस आप सबको पता है, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। ओमनिवोरस जो ग्रीन प्लांट्स भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं। पैरासाइट्स जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। चैप्टर 6 में आप पढ़ चुके हो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तो वही चीज यहां पर है। तो इन सबकी डेफिनेशन नहीं दे रखी आपके एनसीईआरटी बुक में। हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट की डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। बट इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हम अबायोटिक पढ़ेंगे, हम बायोटिक पढ़ेंगे, हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर, ये सब पढ़ेंगे। बट इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। बस इनके नाम दिए हुए बुक में कि जो कंज्यूमर होता है उसको चार कैटेगरी में बांटा जा सकता है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट्स। तो ये पेज खत्म होता है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर ले। व्हाट इज एनवायरमेंट? एवरीथिंग दैट सराउंड अस, वो सभी चीजें हमारे चारों तरफ है, दीज आर कॉल्ड एनवायरमेंट। इसमें कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का इंट्रैक्शन जो होता है वो इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने अपने आप बनाया, फॉरेस्ट, लेक्स, ओशियन। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैनमेड इकोसिस्टम होता है जो इंसान ने बनाया है, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम और गार्डन। आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हो।
कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट का कोई टाइप नहीं होता। बायोटिक कंपोनेंट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। देन कंज्यूमर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी, दैट इज हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट। ठीक है, नाउ अब आते हैं टॉपिक नंबर 5 पे। 5वां टॉपिक आता है आपका व्हाट इज अबायोटिक कंपोनेंट, कि अबायोटिक कंपोनेंट होता क्या है। ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे इकोसिस्टम के, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट, इकोसिस्टम के जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे सच है जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट, इनको बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो वाटर हो, लैंड हो, लाइट हो, टेम्परेचर हो, दे आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, तो अबायोटिक का जस्ट उल्टा होगा। ऑल द लिविंग कंपोनेंट, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होंगे सच है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, दे आर बायोटिक कंपोनेंट, ये बायोटिक कंपोनेंट है। तो जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे वो अबायोटिक कंपोनेंट होंगे, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होंगे वो बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। दोनों डिफरेंस पता लग गया। अबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं, बायोटिक लिविंग होते हैं। तो नॉन लिविंग के एग्जांपल आप दे दोगे, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, एयर। और जो लिविंग कंपोनेंट्स है यानी बायोटिक कंपोनेंट्स है, आप उनका भी एग्जांपल दे सकते हो, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, दे आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ डिवीजन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, अभी मैंने टॉपिक नंबर 4 में बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 मेजर कैटेगरी में बांटा जाता है। दे आर 3 मेजर कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स को भी 3 मेजर कैटेगरी में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, और हमें क्या आंसर लिखना है पेपर में ताकि हमारे मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। फर्स्ट, प्रोड्यूसर। हु आर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट है बच्चों, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब मोस्टली आंसर में देखा गया है कि बच्चे ग्रीन प्लांट तो लिख देते हैं लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं लिखते हैं, तो ये एक गलती है, इसके मार्क्स कटेंगे आपके। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे और ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके, जिसको हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं साइंस के। तो प्रोड्यूसर कौन होता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना फूड, जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं अबायोटिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है तो दे आर द प्रोड्यूसर, इन्हें प्रोड्यूसर बोलते हैं। कंज्यूमर कौन होता है, इंक्लूड ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। जैसे अब ह्यूमन की बात करो तो हम भी तो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है ना, प्लांट पे ही तो डिपेंड है, प्लांट से ही तो फूड मिल रहा है ना हमें, तो हम सब कंज्यूमर हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं बच्चों, ये सब डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप कहोगे जो हम शेर एक एनिमल है, ठीक है, हम टाइगर का एग्जांपल ले लेते हैं, लॉयन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप कहोगे वो तो फ्लैश खाते हैं, लेकिन जो फ्लैश खा रहे हैं जैसे हिरन है, तो वो भी तो प्लांट पे डिपेंड है ना। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी के सभी ना प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड है। तो कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। इट इंक्लूड ऑल एनिमल्स, इसके अंदर सारे एनिमल्स आते हैं, विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि प्रोड्यूसर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हो, तो उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। जो अपने फूड के लिए डिपेंड हो, प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर है। फिर आता है डिकम्पोजर। अब एक ना एक दिन प्रोड्यूसर भी खत्म होंगे और जो है कंज्यूमर भी खत्म होंगे, मतलब इनकी डेड हो जाएगी, तो वहां पे काम करता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को डिकम्पोज कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं विच डिकम्पोज, जो डिकम्पोज कर देते हैं द डेड प्लांट को एंड डेड एनिमल्स को। तो जो डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देता है दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स।
आपको याद होगा कि आपने सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था चैप्टर 6 में, याद कीजिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, न्यूट्रिशन गेट करते हैं उससे, तो वही तो डिकम्पोजर है। इट इंक्लूड ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं विच डिकम्पोज, जो डिकम्पोज कर देते हैं। किसको डिकम्पोज कर देते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। जो प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को डिकम्पोज कर दे सॉइल के अंदर, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी। जो बैक्टीरिया और फंगी हैं ये डिकम्पोजर्स हैं। और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि डिकम्पोजर्स का ना एडवांटेज क्या, फायदा क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पे डिकम्पोजर का बेनिफिट क्या है, डिकम्पोजर होना क्यों जरूरी है? तो आप आंसर दोगे, दीज हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज के रिप्लेसमेंट में मदद करता है, पोषण में मदद करता है। आप कहोगे कैसे मदद करता है? भाई ये क्या करता है, डिकम्पोजर क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोज करते थे सॉइल में। अब ये जो सॉइल में डिकम्पोज करते हैं ना, उससे सॉइल फर्टाइल होती है, और सॉइल फर्टाइल होगी तो ये दोबारा हेल्प करेगा प्रोड्यूसर को। तो इस तरह से ये हेल्प करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको रिप्लेसमेंट में मदद करते हैं, उनके पोषण में हेल्प करते हैं डिकम्पोजर। तो अगर ये पूछा जाए ना व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजर, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो यहां से यहां तक, ये आपके बुक में ही दिया हुआ है। तो हमने जाना बायोटिक कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट जो अपना फूड, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं। कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। डिकम्पोजर जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिट्टी के अंदर डिकम्पोज कर देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी। और ये हेल्प ये करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेसमेंट में मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? अब अक्सर देखा गया है कि बच्चे इसमें फूड चेन में अलग अलग चीजें लिखते हैं, गाइड से, कुंजी से, रिफ्रेशर से, सैंपल पेपर से। बट बच्चों बेस्ट आंसर वो है जो एनसीईआरटी से लिखा जाए, क्योंकि आपकी मार्किंग स्कीम ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चेक होती है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो। ये चीज आप समझ लीजिए। तो आंसर ये देना है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में सबके ये लिखा हुआ था। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को होता है इन भी, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एज फूड, फूड के रूप में। देखिए ग्रास, ग्रास को खाया किसने? डियर ने। घास को हिरन ने खाया और डियर को खाया लॉयन ने। तो ये एक फूड चेन बन गया जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इसमें और भी एग्जांपल लेंगे, अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपकी बुक से, अभी मैं और भी एग्जांपल लूंगा। तो जब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लेता है तो दे फॉर्म फूड चेन, इससे एक फूड चेन बनता है। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन ऑर्गेनिज्म का एक सीरीज होता है इन विच, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एज फूड, फूड के रूप में। ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने, तो दे फॉर्म फूड चेन। ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बन गया जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस पेज को। सबसे पहले मैंने आपको बताया अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक कंपाउंड्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर सारे ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोड्यूस करते हैं अपना खुद का फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा। कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। डिकम्पोजर इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स को सॉइल के अंदर, जैसे बैक्टीरिया और फंगी, और ये हेल्प करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेसमेंट में। फूड चेन क्या होता है? ये सीरीज होता है ऑर्गेनिज्म का जिसमें वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म खा लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में। ग्रास, डियर और लाइन ये एग्जांपल है फूड चेन का। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। पॉइंट नंबर 9 आता है हमारा नोट्स का। पॉइंट नंबर 9 पे आता है, बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया गया है, आपके दिमाग में एक बार में बैठ जाएगा सारी बातें। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन। अब आप कहोगे एग्जाम्पल तो सर आपने दे दिया। देखिए वो जो आपने एग्जाम्पल 1 पढ़ा था ना,
उसको अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो और भी एग्जांपल आपको क्लियर होना चाहिए फूड चेन का। जैसे आपसे पूछा जाएगा 3 ट्रॉफिक लेवल फूड चेन। अब ये 3 ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा, बस आप ये समझ लीजिए 3 लेवल होना चाहिए फूड चेन का। तो ग्रास, ग्रास को खाया डियर ने और डियर को खाया लॉयन ने। आप ग्रास की जगह प्लांट भी लिख सकते हो, प्लांट को खाया डियर ने और डियर को खाया लॉयन ने। तो ये 3 लेवल फूड चेन है, इसमें 3 लेवल है, 1 2 3। तो इसमें 3 लेवल फूड चेन है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा 4 लेवल फूड चेन, 4 ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं इसको। तो 4 ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन याद कर लीजिए। ग्रास, ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया स्नेक ने और स्नेक को खाया ईगल ने। तो ये 4 लेवल फूड चेन है, ठीक है। अब ये नहीं है कि फूड चेन आप जो मर्जी बना लोगे, पहला हमेशा प्रोड्यूसर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, सब में प्रोड्यूसर है, पहला पहला प्रोड्यूसर है। और लास्ट वाला ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसको लगभग कोई ना खाए, लगभग कोई ना खाए जिसको, ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो ग्रास डियर लॉयन, प्रोड्यूसर शुरू है और लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिसको लगभग कोई ना खाए। तो ग्रास डियर लॉयन, ये एक 3 लेवल फूड चेन है। 4 लेवल फूड चेन की बात करें तो ग्रास, ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। तो ये 4 ट्रॉफिक लेवल फूड चेन कहलाएगा। ऐसे 5 ट्रॉफिक लेवल। तो 5 ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो ग्रास, ग्रास को खाया ग्रास सुपर ने, ग्रास सुपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने और स्नेक को खाया ईगल ने। ग्रास को खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। तो दिस इज 5 ट्रॉफिक लेवल। तो ऐसे एग्जाम में आते हैं कि 3 लेवल ट्रॉफिक लेवल बनाओ, 4 ट्रॉफिक लेवल बनाओ, 5 ट्रॉफिक लेवल बनाओ। अच्छा, मैं आपको ना छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट में जरूर बताना। एक ऐसा फूड चेन जो वाटर में हो, उसे बोलते हैं एक्वेटिक फूड चेन। आपको कमेंट में एक एक्वेटिक फूड चेन बताना है, एक ऐसा फूड चेन बताना है जिसमें कितने भी लेवल हो, 3 हो 4 हो 5 हो, मैटर नहीं करता, लेकिन वो एक्वेटिक होना चाहिए, पानी में पाए जाने वाला फूड चेन, ठीक है। ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये 2019 का पेपर था, उसमें आया हुआ है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। एक ऐसा फूड चेन बताओ जो एक्वेटिक हो, पानी में पाया जाता हो। तो आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक कमेंट करके बताना, एक एक्वेटिक फूड चेन आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। आया था ना अभी ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल। तो ये होता क्या है, व्हाट इज अ ट्रॉफिक लेवल, क्या होता है ट्रॉफिक लेवल। तो इन ए फूड चेन, फूड चेन जो आप पढ़ रहे थे ना, ये जो फूड चेन आप पढ़ रहे थे, फूड चेन में वेरियस स्टेप, ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, जहां एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो हर एक लेवल को ना ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है। इसे बोलते हैं 1 ट्रॉफिक लेवल, 2 ट्रॉफिक लेवल, 3 ट्रॉफिक लेवल, 1 ट्रॉफिक लेवल, 2 ट्रॉफिक लेवल, 3 ट्रॉफिक लेवल, 4 ट्रॉफिक लेवल। तो हर एक लेवल जो होता है फूड चेन का, जो हर एक लेवल है, दे आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। इन अ फूड चेन, फूड चेन में जो वेरियस स्टेप है, जो ये स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 स्टेप दिखाई दे रहे हैं, जहां ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस होती है, जहां एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसको बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल। तो कहने का मतलब सिंपल वर्ड में यह है कि फूड लेवल का जो हर एक स्टेप है, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन, फूड चेन का जो हर एक स्टेप है, दे आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। और ट्रॉफिक लेवल को बेसिकली हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला आता है प्रोड्यूसर, पहला हमेशा प्रोड्यूसर होगा, सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर होगा, थर्ड आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा और लास्ट आपका टर्टरी कंज्यूमर होगा। तो फूड चेन को बेसिकली 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टरी कंज्यूमर। ये बेसिकली 4 टाइप के जो 4 लेवल हैं वो फूड चेन के पाए जाते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे 10% लॉ। कि 10% लॉ क्या है, बहुत ज्यादा एग्जाम आता है कि 10% लॉ क्या होता है, व्हाट इज 10% लॉ। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके, साइंटिस्टों ने ये देखा कि फूड चेन में जो हर एक बार जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो मैंने अभी अब आपको बताया भी था कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो उन्होंने देखा कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो है वो कैप्चर करता है 1% ऑफ सनलाइट, सनलाइट का केवल 1%, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट की बात होगी। ग्रीन प्लांट कैप्चर करता है 1% किसका, सनलाइट का, एंड कन्वर्ट देम इनटू फूड एनर्जी, और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। यानी प्लांट सनलाइट से, जितना भी सनलाइट मिलता है ना, केवल 1% ही कैप्चर करता है और उसको अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। लेकिन
उसके बाद प्लांट को, प्रोड्यूसर को कोई भी खाएगा तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, अगले ट्रॉफिक लेवल पर। यानी जब प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो इसको केवल 10% एनर्जी मिलेगा प्राइमरी कंज्यूमर का। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। जब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको भी केवल 10% एनर्जी ही प्राप्त होगा। जब सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्टरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको भी केवल 10% एनर्जी ही प्राप्त होगा। ये 10% लॉ है। 10% लॉ में बेसिकली हमने दो चीज सीखी। पहला, ग्रीन प्लांट कैप्चर करता है 1%, किसका? सनलाइट का, उसको कन्वर्ट कर देता है फूड एनर्जी में। उसके बाद केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर। जल्दी से इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना एग्जांपल ऑफ फूड चेन। 3 ट्रॉफिक लेवल में ग्रास, डियर, लॉइन। 4 ट्रॉफिक लेवल में ग्रास, रैबिट, स्नेक, ईगल, याद कर लेना एज इट इज। 5 ट्रॉफिक लेवल में ग्रास, ग्रास सुपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? तो फूड चेन का जो हर एक स्टेप होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसे फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। 4 कैटेगरी में बांटा जाता है: प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टरी कंज्यूमर। 10% लॉ में हमने सीखा कि ग्रीन प्लांट कैप्चर करता है 1% सनलाइट को और उसको कन्वर्ट कर देता है फूड एनर्जी में। उसके बाद अगर कोई भी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी हर एक लेवल पर। ठीक है बच्चों? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये जानेंगे कि अगर 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है तो फिर बाकी 90% एनर्जी का क्या होता है? द रिमेनिंग 90% एनर्जी, देखो 10% एनर्जी तो ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, तो जो रिमेनिंग 90% एनर्जी है ये यूज कर लिया जाता है लाइफ प्रोसेस के लिए। आपको याद होगा लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब चीजों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 90% जो एनर्जी है ये लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज होता है, डाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल। तो 10% एनर्जी तो ट्रांसफर होता है और 90% एनर्जी यूज कर लिया जाता है डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस के सभी एक्टिविटी के लिए। तो इस पॉइंट में हमने जाना 10% लॉ में हमने ये जाना बच्चों कि 10% लॉ ये कहता है कि प्लांट जो है ना केवल 1% एनर्जी कन्वर्ट करता है अपने फूड के लिए जो सनलाइट से उसे मिलता है। बाकी हर एक ट्रॉफी लेवल पर 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है और 90% बचा हुआ एनर्जी है वो लाइफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वाई देयर आर ओनली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल। अब जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा तो उन्होंने देखा कि मोस्टली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। मतलब आपको ट्रॉफिक लेवल मिल तो जाएंगे, 5 भी मिल जाएंगे, 6 भी मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो आपको ट्रॉफिक लेवल मिलेगा वो 3 to 4 वाला मिलेगा। तो वाई देयर आर ओनली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल? तो क्वेश्चन उठता है कि 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल मोस्टली क्यों पाया जाता है? ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी। इसका रीजन है डिक्रीज इन एनर्जी। अभी आपने देखा कि एनर्जी लगातार ना डिक्रीज होती चली जाती है क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो एनर्जी लगातार डिक्रीज होती चली जाती है ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी। क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो जाती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर। फूड चेन कंटेन 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल, इसलिए फूड चेन में केवल 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं। जब मैंने आपको बच्चों एग्जांपल बताया था तो उसमें 3 ट्रॉफिक लेवल ही बताया था, 4 ट्रॉफिक लेवल बताया था, 5 ट्रॉफिक लेवल बताया था। बट मोस्टली एनवायरनमेंट में देखा गया है, वैज्ञानिकों ने देखा कि मोस्टली जो है ना वो 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे एनवायरनमेंट में 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल क्यों पाया जाता है? तो उसका आंसर दोगे ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी डिक्रीज होती जा जाती है फूड चेन के अंदर, इसलिए फूड चेन में केवल 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे देखिए। मान लीजिए कि प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल था। एनर्जी को मापने का यूनिट होता है किलो जूल। तो मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल एनर्जी था, लेकिन जब प्राइमरी कंज्यूमर इस प्रोड्यूसर को खाएगा, जब प्राइमरी कंज्यूमर इस प्रोड्यूसर को खाएगा तो उसको तो केवल 10% मिलेगा और 1000 का 10% होगा 100 किलो जूल। यानी प्राइमरी कंज्यूमर के पास केवल 100 किलो जूल एनर्जी ही पहुंचेगी। ऐसे ही जब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको भी केवल 10% एनर्जी मिलेगी और 100 का 10% होता है 10, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास केवल 10 किलो जूल एनर्जी पहुंचेगी। ऐसे ही जब सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्टरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको भी केवल 10% यानी 10 किलो जूल का 10% 1 किलो जूल ही एनर्जी उसे मिलेगी। तो आप ये देख रहे हो कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी क्या हो रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है।
पहले 1000 किलो जूल था, फिर 100 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 1 हो गया, आगे और जाओगे तो 0.1 हो जाएगा, फिर 0.001, ऐसे कम होते जाएंगे। तो क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी हो रहा है रिड्यूस, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कम हो रही है, इसलिए तो हमने डायग्राम इस फॉर्म में बनाया, ट्रायंगल फॉर्म में क्यों बनाया? क्योंकि नीचे एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोड्यूसर के पास एनर्जी ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास उससे कम है, सेकेंडरी पे उससे कम है, टर्टरी पे सबसे कम है। तो इसलिए ट्रायंगल शेप बनाते हैं कि ये सिंबल दिखाने के लिए कि प्रोड्यूसर के पास मैक्सिमम एनर्जी है, उसके बाद हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती जाती है। तो क्योंकि एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कम हो जाएगी, इसलिए हमारे एनवायरमेंट में 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही पाया जाता है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज इन एनर्जी, ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी होती है वो कम होती जाती है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी रिड्यूस होता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। देखिए, हार्मफुल केमिकल का मतलब वो फर्टिलाइजर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के लिए। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर होता जाएगा ना, तो हार्मफुल केमिकल का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपने जो केमिकल दिया था वो प्रोड्यूसर को दिया था, प्लांट को दिया था, उसे खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, तो प्राइमरी कंज्यूमर के बॉडी में ज्यादा केमिकल होगा प्रोड्यूसर के कंपैरिजन। प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इसके पास केमिकल और ज्यादा होगा इसकी बॉडी में, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जब टर्टरी कंज्यूमर खाएगा तो इसकी बॉडी में और ज्यादा केमिकल पाया जाएगा। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है कि केमिकल की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। तो यही आपसे कहा जा रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल के बाद जो हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है इन अ फूड चेन, एक फूड चेन में। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला जाता है साइंस के टर्म में, जब हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो केमिकल है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इट मींस जो टर्टरी कंज्यूमर होगा उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल पाया जाएगा। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। भाई, आपने जो केमिकल दिया था प्रोड्यूसर को दिया था, प्लांट को दिया था, अपने सब्जियों, वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है उसको ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उसको खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, वो जो केमिकल था उसके पास पहुंच गया, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया टर्टरी कंज्यूमर ने, तो टर्टरी कंज्यूमर ने बहुत सारे सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया होगा ना, इसलिए सबसे ज्यादा जो केमिकल होगा वो टर्टरी कंज्यूमर की बॉडी में होगा। तो यही चीज यहां पे समझाने का प्रयास किया गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस। जो हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ते जाएगा तो हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा फूड चेन में। इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल, अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पे होगा, मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें कि भाई मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल, भाई इस टाइप का केमिकल को जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा वो गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी, वो ह्यूमन की बॉडी में होता है। मैक्सिमम जो केमिकल का कंसंट्रेशन होता है वो ह्यूमन की बॉडी में होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन प्रोड्यूसर को भी खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खाते हैं, वो टर्टरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है केमिकल का वो ह्यूमन की बॉडी में होता है एज ह्यूमन ऑक्यूपाई, क्योंकि ह्यूमन जो है वो ऑक्यूपाई करता है द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन के सबसे टॉप लेवल में ह्यूमन आते हैं। अगर मान लो ह्यूमन की बात करें तो टर्टरी कंज्यूमर के ऊपर भी आएगा क्योंकि वो सबको खा सकते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन सभी ट्रॉफिक लेवल के सबसे टॉप पे आते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो सभी ट्रॉफिक लेवल के या सभी फूड चेन के सबसे टॉप पे आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो केमिकल का कंसंट्रेशन होगा वो ह्यूमन की बॉडी में होगा। यही पॉइंट यहां पे बताने की प्रयास किया गया है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होगा केमिकल का वो इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होगा किसमें? ह्यूमन बॉडी में। क्योंकि ह्यूमन जो है ऑक्यूपाई करता है टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, किसी भी फूड चेन में सबसे टॉप लेवल पे पाया जाता है। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते इस पेज को कि 90% एनर्जी जो है लाइफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है, डाइजेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में, किसी भी ट्रॉफिक लेवल में। किसी भी ट्रॉफिक लेवल में 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होती जाती है फूड चेन के अंदर, इसलिए 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल पाया जाता है। यहां पर हमने एग्जांपल समझा कि अगर 1000 किलो जूल है प्रोड्यूसर के पास तो फिर वो 100 बचेगा, फिर 10 बचेगा, फिर 1 होगा, हर बार एनर्जी रिड्यूस होता चला जाएगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है?
ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर फूड चेन में, इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला जाता है। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होगा केमिकल का वो ह्यूमन की बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि ह्यूमन जो है ऑक्यूपाई करता है टॉप लेवल में, किसी भी फूड चेन के सबसे टॉप में आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 14, व्हाट इज अ फूड वेब, कि फूड वेब क्या होता है। क्योंकि आप फूड चेन तो पढ़ चुके हो, फूड चेन तो आप जान चुके हो, अब फूड वेब क्या होता है। देखो नेचुरल आप सोचो, ऐसा तो है नहीं ना कि ग्रास को केवल डियर खा सकता है और डियर को केवल लॉइन खा सकता है। नेचुरल अगर हम देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो किसी भी एनिमल को कोई भी खा सकता है। तो रियल लाइफ में फूड चेन की जगह फूड वेब पाया जाता है। फूड वेब का मतलब होता है बहुत सारे फूड चेन का कॉम्बिनेशन। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा सकता है, जहां मौका मिलेगा वहीं चौका मारेगा। भाई जिस ऑर्गेनिज्म को भूख लगी होगी और दूसरा ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा उसे खा लेगा। तो रियल लाइफ में फूड वेब पाया जाता है, यानी फूड चेन का कॉम्बिनेशन। बहुत सारे फूड चेन मिलकर एक फूड वेब तैयार करते हैं। इन नेचर में लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड। बहुत सारे फूड चेन जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इससे फूड वेब बनता है। तो सिंपल सी बात आप ये याद कर सकते हो कि फूड चेन जो इंटरकनेक्टेड होता है, इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड। लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे फूड वेब बनता है। जैसे देखिए, अगर हम छोटा सा एग्जांपल है, प्लांट माइस, ठीक है, और माइस को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। अब स्नेक जो है वो फ्रॉग को भी खा सकता है, फ्रॉग प्लांट ग्रास होपर को फ्रॉग को स्नेक, ऐसी प्लांट को रैबिट को वॉल्फ को कुछ और भी हो सकता है। तो बहुत सारे फूड चेन जो है वो आपस में कनेक्टेड है। तो जब बहुत सारे फूड चेन आपस में कनेक्टेड हो, अब ये फूड चेन ना बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको फूड वेब का एग्जांपल लेना हो ना, तो ये वाला एग्जांपल लेना, बेस्ट एग्जांपल है ये बेहतरीन एग्जांपल है फूड वेब का। छोटा सा एग्जांपल आपको देना, तो ये फूड वेब के लिए बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि बुक में जो दिया हुआ है ना फूड वेब, वो थोड़ा बड़ा सा दिया हुआ है। तो ये छोटा सा एग्जांपल बहुत अच्छा लगेगा फूड वेब के लिए। इसमें आप देख सकते हो भाई, प्लांट को रैबिट भी खा सकता है, रैबिट को वॉल्फ, और प्लांट को ग्रास ऊपर भी खा सकता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग को स्नेक। तो बहुत सारे फूड चेन आपस में कनेक्टेड है। तो जब बहुत सारे फूड चेन आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इससे फूड वेब तैयार होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर क्या होता है और ओजोन लेयर किस प्रकार से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ओजोन, जिसका फॉर्मूला है O3। ओजोन लेयर कुछ नहीं है, गैस है, उसका फॉर्मूला होता है O3। ओजोन लेयर प्रेजेंट है एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे हायर लेवल में। जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके जो हायर लेवल में, उसमें ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के हाई लेवल में प्रेजेंट होता है ये। इसका जो एग्जाम्पल है, बताया गया है कि ओजोन लेयर कहां पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपने पढ़ा होगा, अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर होता है, उसमें से एक लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर पाया जाता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर ना बच्चों, उसके ना अलग अलग लेयर होते हैं, अलग अलग लेयर होता है, तो उसमें से एक लेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। इट इज अ डेडली पॉइजन, ये खतरनाक होता है, पॉइजनस गैस होता है। ग्राउंड लेवल पर अगर ये पाया जाता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जहरीला गैस होता है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ऊपर है। तो अगर ये ग्राउंड लेवल पे होता, अगर अर्थ के ग्राउंड लेवल पे ओजोन लेयर होता तो ये खतरनाक होता, पॉइजनस होता। लेकिन ये अर्थ के बहुत ज्यादा ऊपर है, तो हमें इससे कोई भी खतरा नहीं है। ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर के बहुत हाई लेवल पे, एग्जांपल है इसका स्ट्रेटोस्फेयर। और ये एक डेडली पॉइजनस गैस है, जो ग्राउंड लेवल पे होता तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता। क्वेश्चन होता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, कि ओजोन मॉलिक्यूल बनता कैसे है, ओजोन लेयर बनता कैसे है। तो आप रिएक्शन से समझोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। रिएक्शन समझो, पहले रिएक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होगा, यहां पे O2 आएगा, यहां O2 कर लेना, आप इसे आप O2 कर लेना। ऑक्सीजन जब यूवी रेज से टकराता है, अल्ट्रा वॉयलेट रे, यूवी रेज का मतलब होता है अल्ट्रा वॉयलेट रे। सन जो है वो यूवी, सन से निकलने वाली रे में एक रे होती है यूवी रेज। यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रे जो होती है, बहुत खतरनाक होती है। हाईली टेम्परेचर होता है, हाई रेडिएशन होता है इसका, ये बहुत डेंजरस होता है, आप ऐसा समझ लो। तो जब ये ऑक्सीजन से टकराता है, इसे O2 कर लेना बच्चों, ये O2 है, ठीक है। ऑक्सीजन जब यूवी रेज से टकराता है तो दो अलग अलग एटम में डिवाइड हो जाता है। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब यूवी रेस से टकराता है तो ये दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी O2 है ना, तो O और O अलग हो जाएगा। अब ये जो O, अकेला O है ना, इसकी एक खासियत होती है, ये ना अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अकेला मतलब O अकेला नहीं पाया जाता, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये किसी और के साथ तुरंत मिल जाएगा। किसके साथ मिलेगा? तो ये किसी और ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। तो जो कोई और ऑक्सीजन उसके आसपास होगा उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो गया था दो हिस्सों में, तो ये वाला पार्ट किसी और ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और ये वाला पार्ट किसी और ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। तो O2 और O यानी O3, ऐसे ही O और O2 O3, जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर। तो यहां पे दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट कि ऑक्सीजन जब यूवी रेस से टकराता है तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और हर एक टूटा हुआ हिस्सा किसी और ऑक्सीजन से कनेक्ट होकर ओजोन गैस बनाता है। यही चीज यहां पर समझाने का प्रयास किया गया। द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन, जो हाई एनर्जी वाला यूवी रेडिएशन होता है ना, वो ब्रेक डाउन कर देता है O2 मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। यूवी रेज, यूवी रेडिएशन क्या करता है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम, उन्हें फ्री ऑक्सीजन एटम में बना देता है। ये वाला ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फ्री ऑक्सीजन एटम। अब ये फ्री तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते, तो ये ऑक्सीजन किसी और ऑक्सीजन के साथ और ये जो फ्री एटम है ये किसी और ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे। दीज ऑक्सीजन एटम, ये जो फ्री वाले ऑक्सीजन एटम है, देन कंबाइन विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये कंबाइन हो जाता है किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म द ओजोन मॉलिक्यूल, और इसी से ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है बच्चों कि ओजोन की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हमेशा रिएक्शन याद रखिए। फर्स्ट मैंने क्या बोला कि O2 यानी ऑक्सीजन जब यूवी रेस से टकराता है तो वो ONO यानी दो फ्री एटम में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये हर एक अलग जो ऑक्सीजन का आपको एटम दिखाई दे रहा है ये किसी और ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और O3 मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, जल्दी से इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस पेज पे क्या क्या जाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फूड वेब क्या होता है। तो नेचर में लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक इंटरकनेक्ट होकर फूड वेब बनाता है। ये इसका एग्जांपल था। ओजोन लेयर क्या होता है? तो ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है बहुत हायर लेवल एटमॉस्फेयर में, जिसका एग्जांपल स्ट्रेटोस्फेयर मैंने आपको बताया। जो एटमॉस्फेयर होता है ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के अलग अलग लेयर पाए जाते हैं। तो बहुत हाई लेवल पे स्ट्रेटोस्फेयर, बहुत ऊंचे लेवल पे पाया जाता है ओजोन। यहां पर ओजोन गैस होती है। आप सिंपल ऐसा समझ लो कि ये हमारा अर्थ है और ये ओजोन लेयर है जिसने अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है। आप ऐसा समझ लो कि ओजोन लेयर है ये जिसने हर तरह से अर्थ को घेर रखा है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, ये हमारा अर्थ था और ओजोन लेयर ने हर तरफ से अर्थ को कवर कर रखा है। ये डेडली होता अगर ये ग्राउंड लेवल पे होता, बट हमारे लिए खतरनाक नहीं है क्योंकि अर्थ से बहुत ऊपर है। अब ओजोन लेयर बनता कैसे, ओजोन मॉलिक्यूल बनता कैसे? तो देखिए ये सन है, तो सन से यूवी रेज आती है। सन से क्या आती है? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। हिंदी बोलते हैं पराबैंगनी ने अल्ट्रावायलेट रेज। अब ये यूवी रेज जब जो ऑक्सीजन है, यहां पे जो ऑक्सीजन होगा, O3 तो है, साथ में ऑक्सीजन भी होगा ना नीचे, ऑक्सीजन जो होगा इससे टकराता है। जो सन की यूवी रेज है, जो यूवी रेज है ना, ये ऑक्सीजन से टकराता है। अब जैसे ऑक्सीजन से टकराएगा तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, O और O, और ये ऑक्सीजन किसी, ये जो फ्री वाला ऑक्सीजन है ये किसी और ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला फ्री ऑक्सीजन ये भी किसी और के साथ जुड़ जाएगा और O3 बनाएगा। तो यही समझाने का प्रयास किया गया। यहां पर जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है O2 मॉलिक्यूल को दो अलग अलग एटम में। मैंने अभी आपको बताया था ये हमारा O2 है, यूवी रेज टकराएगा तो O एटम में बदल जाएगा। फिर हर एक ये सिंगल O, दीज ऑक्सीजन एटम, ये वाला ऑक्सीजन एटम, देन कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये किसी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म द ओजोन मॉलिक्यूल, और ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन याद रखना। यहाँ पे रिएक्शन मैंने लिख भी दिया है आपको, यहाँ पे मैंने आपके लिए रिएक्शन लिख भी दिया है, तो आप यहाँ पे देख लेना। ये रिएक्शन आपके लिए लिखा हुआ है, ये रहा, आप ये देख लेना। ठीक है, जब मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सीजन और ये जो फ्री एटम है दोनों जुड़कर O3 बनाएगा, ओजोन बनाएगा। एडवांटेज क्या है, ओजोन लेयर का फायदा क्या है ना? कोई तो एडवांटेज होगा जिसका हम पढ़ रहे हैं। ओजोन लेयर का एडवांटेज क्या है? ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ये जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बोलते हैं इसको, अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ है, विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशन को। अभी मैंने आपको बताया भी था। ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अर्थ के चारों ओर, जो एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? तो यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ऑफ द सनलाइट। सनलाइट से आने वाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, दस प्रोटेक्टिंग। तब इस तरह से हमें ये प्रोटेक्ट करता है लिविंग बीइंग को ये प्रोटेक्ट करता है। किससे? यूवी रेस से। क्योंकि अगर यूवी रेस आ जाता ना अर्थ पे, तो इससे फ्रॉम मेनी हेल्थ हैजार्ड, इससे बहुत सारे हेल्थ की समस्याएं उत्पन्न हो जाती, जैसे कि स्किन कैंसर। अगर ये स्किन पे पड़ता यूवी रेस तो स्किन कैंसर हो जाता, आंखों पे पड़ता तो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट की डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती, जंगलों में आग वगैरह लग जाते। तो यूवी जो रेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का काम है मेन ओजोन का। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसके एडवांटेज क्या है, तो आप बताओगे ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशन को, और ये प्रोटेक्ट करता है हम सबको स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट जैसी समस्याओं से हमें बचाता है। लेकिन डे बाय डे देखा जा रहा है कि इसमें ना डिप्लेशन होता जा रहा है, यानी जो यूवी रेज है, जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन होता जा रहा है, यानी ओजोन लेयर कम होता जा रहा है। तो रीजन क्या है और कहां देखा गया, ये सब बातें पूछा जाएगा आपसे पेपर में। तो 1985 में ये देखा गया सबसे पहले, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था ये, कि ओजोन लेयर में बहुत बड़ा एक छेद हो चुका है, डिप्लेशन हो चुका है, ओजोन लेयर हमारा कम होता जा रहा है। द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर की थिकनेस है वो डिक्रीज होती जा रही है ओवर अंटार्कटिका के ऊपर। वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, एंड वॉज टर्म एज ओजोन होल, और उसका नाम दिया गया था ओजोन होल, यानी ओजोन होल का उसको नाम दिया गया कि ओजोन में बहुत बड़ा छेद हो चुका है। तो ये सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था कि ओजोन में बहुत बड़ा छेद हो चुका है, या ओजोन हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दिस डिक्रीज वॉज लिंक टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल। अब रिसर्च किया गया कि भाई ओजोन लेयर कम क्यों हो रहा है, रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये पाया गया कि हम एक्सेसिव सिंथेटिक केमिकल यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से एक केमिकल था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज सीएफसी, शॉर्ट में इसको सीएफसी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस सिंथेटिक केमिकल की वजह से हमारा ओजोन डे बाय डे जो है वो कम होता जा रहा है। और जो ये सीएफसी गैस है बच्चों, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर है ना, उसमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के अलावा ये एसी में भी इस्तेमाल होता है। जो सीएफसी गैस है इसका हम रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं, एसी में इस्तेमाल करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं, एरोसेल स्प्रे में यूज करते हैं, और ये सब हमारे घर की नेसेसिटीज है, इसलिए हमें सीएफसी गैस मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बट अब वर्ल्ड लेवल पर गवर्नमेंट सीएफसी का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, जिससे हम सीएफसी का इस्तेमाल डे बाय डे कम करते जा रहे हैं। तो यहां पे हमने जाना कि जो ओजोन लेयर है उसके डिप्लेशन का मेन जो रीजन है वो सिंथेटिक केमिकल है, और उस सिंथेटिक केमिकल में एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेटर में, एसी के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर में, और एरोसल स्प्रे, ये स्प्रे होता है एरोसल स्प्रे, इन सब में जो सीएफसी गैस है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में फर्क क्या होता है। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल। सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज, ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो सके बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाए। एक बात बताइए, जब एनिमल्स की डेड बॉडी होती है वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है, ह्यूमन की बॉडी भी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है सॉइल में। तो ऐसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाए, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल में डिकम्पोज हो जाए, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के पील्स अगर आप डाल दोगे सॉइल के अंदर तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। कॉटन की बात करें, जूट की बात करें, डंग मतलब गोबर की बात करें, पेपर्स की बात करें, तो ये जो है वो एग्जाम्पल है, बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स है ये। फ्रूट्स वेजिटेबल के पील्स हो गए, कॉटन हो गया, जूट हो गया, डंग हो गया, पेपर्स हो गए, दीज आर द बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती है। तो इस पेज पर हमने क्या जाना, जल्दी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं।
सबसे पहले मैंने आपको एडवांटेज बताया ओजोन लेयर का, ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेज को, और इस तरह से हमें बहुत सारे डिजीज से बचाता है, जैसे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लैनेट, इन सब से हमें बचाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, सॉरी, इन सब चीजों से हमें बचाता है, हमारे अर्थ को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर डे बाय डे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये डिक्रीज जो है ओजोन लेयर के अंदर थिकनेस जो है डे बाय डे कम हो रही है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1985 में, अंटार्कटिका के ऊपर ऑब्जर्व किया गया था, और उसको बोला गया था ओजोन होल, कि ओजोन में बहुत बड़ा एक छेद हो गया है। अब इसका रीजन ढूंढा गया, तो रीजन जो था मेन वो सिंथेटिक केमिकल था, और उस सिंथेटिक केमिकल के अंदर भी मेन था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, और इस सीएफसी का इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेटर में, एसी में, फायर एक्सटिंग्विशर में, एरोसोल स्प्रे आदि में करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट जाना, 19 पॉइंट था व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज हो जाए सॉइल के अंदर, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। और इनके एग्जांपल्स थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के पील्स, कॉटन, जूट, डंग, पेपर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉइंट नंबर 20, आपका आता है व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता क्या है। सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं हो सकते बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज ना किया जा सके, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो सिंपल है, जिसको बायोडिग्रेडेबल याद हो जाएगा उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल तो अपने आप याद हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन था, जो सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन है, जो सॉइल के अंदर डिकम्पोज ना हो। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल क्या है, तो प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स। तो ये जो है एग्जाम्पल है बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। और कई बार एग्जाम्पल में एग्जाम के अंदर आप देखोगे तो डिफरेंस आ जाता है कि भाई बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में डिफरेंस बताओ। तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको 2 पॉइंट बायोडिग्रेडेबल के लिखने हैं, 2 पॉइंट नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिखने हैं। बायोडिग्रेडेबल मैंने आपको बताया जो सॉइल में डिकम्पोज हो जाए, जो सॉइल में डिकम्पोज ना हो। इसके एग्जाम्पल थे पेपर वगैरह, इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक, पॉलिथीन वगैरह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉइंट नंबर 21, सम मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। कुछ ऐसे मेथड आपके बुक में दिया हुआ है जिससे हम वेस्ट को डिस्पोजल कर सके, वेस्ट को अपने देश से, अपने शहर से निपटा सके, क्योंकि हमारे घरों में बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो निकलता है। तो गवर्नमेंट को इन वेस्ट का ना मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये जो हमारे घरों से कचरा निकलता है इसको निपटाना पड़ता है, इसका एक मैनेजमेंट करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। तो कुछ ऐसे मेथड है जिससे हम वेस्ट को डिस्पोजल करते हैं, वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड है, सबसे पहला था बायोगैस प्लांट। चैप्टर 14 अगर आपके सिलेबस में है तो बायोगैस प्लांट आपने पढ़ा होगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जैसे गोबर वगैरह, पेपर वगैरह जो आपने पढ़ा था, कैन बी यूज इन बायोगैस प्लांट, इनका इस्तेमाल बायोगैस प्लांट में किया जा सकता है। बायोगैस प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है बच्चों जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और मेथेन गैस बनाते हैं। मेन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, बायोगैस प्लांट एक ऐसा चैप्टर 14 में आपको दिया हुआ है जिससे मेथेन गैस बनती है, जिससे हम खाना बना सकते हैं, अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेंडर के फॉर्म में। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो गोबर वगैरह थे ना, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है बायोगैस प्लांट में टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। इससे हम बायोगैस बना सकते हैं और मैन्योर बना सकते हैं। तो काफी सारा कचरा जो होगा, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपके घरों से निकलता है, जिसको हम गीला कचरा कहते हैं, जो सब्जी के वेस्ट हैं, जो वेजिटेबल वेस्ट हैं, फ्रूट के वेस्ट हैं, जो जानवरों के गोबर है, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इस सब से हम इन सब का इस्तेमाल हम बायोगैस प्लांट में कर सकते हैं, इससे बायोगैस भी मिलेगा और मैन्योर भी बनेगा। तो काफी सारा कचरा तो आपका यहीं पर निपट जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं। द ड्रेन वेस्ट, जो ड्रेन से निकलने वाला वेस्ट होता है, यानी हम कह सकते हैं जो ड्रेन से निकलने वाला वाटर है हमारा, जो नाली से निकलने वाला, जो नालियों के द्वारा बहता है पानी, जो ड्रेन वाटर है, कैन बी क्लीन, इनको हम क्लीन कर सकते हैं इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट एक ऐसा मेथड होता है जिसमें नाली से निकलने वाले पानी को पहले साफ किया जाता है बिफोर एडिंग टू द रिवर। रिवर में उस पानी को छोड़ने की बजाय, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप नाले के पानी को, जो ड्रेन वेस्ट है, जो ड्रेन वाटर है या ड्रेन वेस्ट आप कुछ भी बोल सकते हो,
जो ड्रेन वाटर है या ड्रेन वेस्ट है, जो नाले का पानी है, अगर आप डायरेक्ट उसको रिवर में छोड़ दोगे तो पूरा नदी भी आपका गंदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी ड्रेन वाटर होती है, जो नाली से निकलने वाला पानी होता है, उन सबको क्लीन करती है, पहले पहले साफ कर देती है सीवेज ट्रीटमेंट मेथड के द्वारा, मशीन के द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट मेथड होता है, इसके द्वारा ड्रेन वाटर को, नाली के पानी को साफ किया जाता है बिफोर एडिंग टू द रिवर, उसके बाद उसको रिवर में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुछ मेथड है लैंड फिलिंग। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऐसा कचरा है जिसका आप निपटारा नहीं कर पा रहे हो, तो आप जमीन में उसको भर सकते हो। द वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरिया। जो लो लाइंग एरिया होंगे, जहां पे गड्ढे वगैरह हो चुके होंगे, उसमें आप इसको भर सकते हो और ऊपर से रोड बना सकते हो। एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स, और उसके ऊपर बुलडोजर चला के आप उस पर रोड बना दोगे तो पता नहीं चलेगा। तो जितने भी लो लाइंग एरिया होते हैं, जो जहां पे गड्ढे हैं, बहुत बड़े गड्ढे हैं, जैसे रेत वगैरह निकाल लिए या मिट्टी वगैरह चोरी कर लिया लोग करते हैं, तो उन एरियाओं में आप पूरा जो है, जहां पे बेकार हो चुका है, जहां पे कोई मिट्टी काम की नहीं है, उस एरिया में आप इसको कचरे को भर सकते हो। उसको लैंड फिलिंग कहते हैं। ऊपर से आप रोड बना दो, तो ये काम भी है, काफी ज्यादा कचरे को निपटाने का एक मेथड है। उसके बाद आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग एक और मेथड है जिससे हम वेस्ट को या कचरे को निपटाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन अ कंपोस्ट। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इनको एक कंपोस्ट में फिल करते हैं, एक बिट होता है, गड्ढा होता है, एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, और उसके ऊपर सॉइल से उसको कवर कर देते हैं। आफ्टर अबाउट 3 मंथ, और 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद, गार्बेज चेंज टू मैन्योर, और वो जो गार्बेज है, कचरा है, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसी प्रकार से जैसे बायोगैस प्लांट, लेकिन बायोगैस प्लांट में मीथेन गैस बनता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किचन में। लेकिन कंपोस्टिंग का मेन मकसद होता है कंपोस्ट खाद तैयार करना, यानी मैन्योर तैयार करना। तो दोनों में ये फर्क है। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है गैस तैयार करना, मीथेन गैस, और इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कंपोस्ट खाद तैयार करना। तो दोनों का मेथड सेम है। इसमें भी गड्ढे में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो हमने बात की थी, जो वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, जानवरों के जो वेस्ट हैं, उन सबको गड्ढे में डाल दिया जाता है। इसमें भी सेम किया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, जो गोबर वगैरह होंगे, उसको एक गड्ढे में भर देंगे, उसको कवर कर देंगे सॉइल से, और 3-4 महीने बाद आप उसको खोलोगे तो वो एक मैन्योर में कन्वर्ट कर चुका होगा, वो एक खाद बन चुका होगा जिसका इस्तेमाल आप खेतों में कर सकते हो। तो इससे भी काफी सारे वेस्ट आपके निपट सकते हैं। एक और मेथड जिससे आप वेस्ट को निपटा सकते हो अपने देश में या अपने शहर में, और वो मेथड है बच्चों रिसाइकलिंग मेथड। रिसाइकलिंग मेथड से भी काफी सारे वेस्ट को निपटाया जाता है। जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि हम बात करें प्लास्टिक की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो उन सबका रिसाइकलिंग कर लिया जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल टू मेक न्यू आइटम्स, और उन प्लास्टिक को, प्लास्टिक के बोटल्स को, प्लास्टिक को, मेटल्स को, धातुओं को, ग्लास को, कांच को, जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, इनको हम दोबारा रिसाइकल कर लेते हैं। देखते हो ना, कबाड़ी वाले ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? ताकि दोबारा मशीन के द्वारा उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो इससे भी काफी सारा वेस्ट जो है वो निपटाया जा सकता है। अगर हम अंतिम मेथड की बात करें तो एक और मेथड है रीयूज। हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि पेपर वगैरह से लिफाफे वगैरह बन जाते हैं, तो रीयूज कर सकते हो आप। उससे फेंकने की वजह आप उसको रीयूज कर लो। इट इज अ कन्वेंशनल टेक्निक। ये बहुत पुराना टेक्निक है टू यूज एन आइटम, जिसमें हम किसी आइटम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगेन दोबारा न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग एनवेलप। जैसे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो आप एनवेलप बनाने के लिए, लिफाफा बनाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे मेथड हैं जिससे हम अपने देश के, अपने शहर के जो कचरा है उसको निपटा सकते हैं। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं इस पेज पर हमने क्या जाना, फिर यह चैप्टर हम खत्म कर देंगे। मैंने आपको सबसे पहले बताया इस पेज पर कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन होता है। ऐसे सब्सटेंस जो विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, डिकम्पोज नहीं हो सकता बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन द्वारा, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल क्या थे? तो प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स। यहां मैंने बहुत एग्जाम्पल आपको रिसर्च करके दिए हैं अलग अलग किताबों से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सम मेथड टू वेस्ट डिस्पोजल, कुछ ऐसे मेथड जिससे हम वेस्ट को डिस्पोजल कर सकते हैं, कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं, गार्बेज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई भी वर्ड आ सकता है पेपर में, किसी भी प्रकार से पूछ लेते हैं। तो कुछ ऐसे मेथड मैं आपको बता रहा हूं जिससे वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें से एक है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं
उनका इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस प्लांट में और इससे बायोगैस और मैन्योर तैयार होता है। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो ड्रेनेज वाटर होता है या ड्रेनेज वेस्ट होता है, नाली से निकलने वाला पानी होता है या नाली से निकलने वाला कचरा होता है, इसको पहले क्लीन करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट मेथड से, उसके बाद उसको रिवर में पानी को छोड़ देते हैं। लैंड फिलिंग ऐसा टेक्निक है जिसमें जो लो लाइंग एरिया होती है, जहां पे खाली जगह पड़ा हुआ है, उस जगह पे आप कचरे को भर सकते हो, वेस्ट को भर सकते हो, उसके ऊपर बुलडोजर चला दो, रोड बना दो। तो लैंड फिलिंग भी एक टेक्निक है जिससे हम वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होता है, तो घर से निकलने वाला जो गीला कचरा होता है ना, जिसको हम गीला कचरा कहते हैं, जैसे घर से निकलने वाले बेकार सब्जी, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके वगैरह रोज हमारे घर से निकलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं या जो एनिमल के वेस्ट होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट में आता है। इन सबको आप एक गड्ढे में भर दो और उसको कवर कर दो सॉइल से 3-4 महीने के लिए, छोड़ दो उसको। उसके बाद वो एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे इस गार्बेज से आप मैन्योर बना सकते हो, खाद बना सकते हो, जिसका खेत में इस्तेमाल कर सकते हो। रिसाइकलिंग मैंने आपको बताया, प्लास्टिक है, मेटल्स है, ग्लास है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उनका इस्तेमाल करके आप न्यू आइटम्स बना सकते हो। तो रिसाइकलिंग एक मेथड है जिससे हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो उसको निपटा सकते हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया रीयूज। रीयूज भी एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम कुछ हद तक कचरे को, कुछ हद तक जो वेस्टेज है उसको निपटा सकते हैं। ये एक बहुत पुराना मेथड है जिसमें हम किसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर से हमने एनवेलप बना लिया, तो ये रीयूज का एग्जांपल है। इससे भी काफी सारा कचरा निपटाया जा सकता है। तो ये बच्चों, ये कंप्लीट चैप्टर था आपका। यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, ये जो मैंने आपको 21 टॉपिक या 22 टॉपिक जो भी कराए, इससे बाहर कभी भी किसी के एग्जाम में नहीं आया। चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, आप किसी भी शहर के हो, किसी भी राज्य के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन टॉपिकों को कर जाओगे तो आपके गारंटी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी नोट्स में से आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एनर्जी और नए उल्लास के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।